हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम टू माय चैनल ज़की स्टडी प्लैनेट। बच्चों, आज हम सभी 9th क्लास की उर्दू की किताब जान पहचान का टर्म 1 का प्रैक्टिस क्वेश्चन पेपर हम सभी सॉल्व करेंगे, जो कि 90 मिनट का है, 40 मार्क्स का है। तो सबसे पहले हम सभी इंस्ट्रक्शंस को पढ़ेंगे, यानी आम हिदायत को पढ़ेंगे बहुत ध्यान से कि इस सवालनामा में कुल 50 कसीर इंतखाबी सवालात हैं, यानी 50 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो MCQ बेस्ड हैं। पूरा क्वेश्चन पेपर ही आपका MCQ बेस्ड है। ओके, दूसरे सवालनामे में 3 हिस्सों, यानी जो आपका क्वेश्चन पेपर होगा इसमें 3 पार्ट होंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। हिस्सा अलिफ, हिस्सा बे, हिस्सा जी। ओके, तीसरे पे है हिस्सा अलिफ 2। हिस्सा अलिफ जो यानी सेक्शन ए होगा बेटा, उसमें अनसीन पैसेज होंगे, यानी 2 गैर दरसी इख्तिबासात होंगे, जिसमें से शेरी नसरी दोनों तरह के होंगे, और इसमें 6 सवाल होंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 5 सवालों के जवाब देने हैं। उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे से समझ में आ रहा हो आप सबको। अब हम चलते हैं बेटा हिस्से बे यानी सेक्शन बी पर, जिसमें 13 क्वेश्चन होंगे, 13 सवालात होंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 10 सवाल करने होंगे, 10 अटेम्प्ट करने होंगे। फिफ्थ में हम चलते हैं, 25 सवालात होंगे, जिसमें से सिर्फ आपको 20 करने हैं। सभी सवालात के नंबर बराबर हैं, यानी हर सवाल नंबर 1 है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कोई परेशानी की बात नहीं है बेटा। तो चलिए अब हम सभी शुरू करते हैं। ओके, सभी बच्चे बहुत ध्यान से क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब सबसे पहला क्वेश्चन क्या है बेटा, अनसीन पैसेज है कि दर्ज झेल गैर दरसी नसरी इख्तिबास को गौर से पढ़िए और इससे मुतालिक सवालों में से 5 सवालों के जवाब दीजिए। तो बेटा ये सवाल जवाब हम तभी हल कर पाएंगे जब हम अच्छे से इस इख्तिबास को, इस अनसीन पैसेज को पढ़ेंगे, तो उससे रिलेट जो भी सवालात होंगे उसे हम फटाफट हल कर लेंगे, क्योंकि इसका आंसर तो हमारे सामने ही होता है। साहा 6 अक्टूबर 1893 को सियोरा ताली ज़िला ढाका में पैदा हुए, जो अब बांग्लादेश में है। कहाँ पे है? बांग्लादेश में है। उनके वालिद एक मामूली सी परचून की दुकान थी, जिससे घर का खर्च मुश्किल से निकलता था। इसलिए वो चाहते थे कि उनका 5वां बच्चा मेघनाद बचपन से ही घर के लिए कुछ कमाना शुरू कर दे। लेकिन मेघनाद के उस्तादों ने इसरार किया कि वो मेघनाद को तालीम ज़रूर दिलाए, क्योंकि वो बहुत होनहार और ज़हीन तालिबे इल्म थे। तालिबे इल्म बेटा बोलते हैं स्टूडेंट को। ओके, आखिर गांव से 11 मील दूर एक बोर्डिंग स्कूल में उन्हें दाखिल कराया गया। कहाँ पे उनका एडमिशन हुआ? बोर्डिंग स्कूल में। ओके, फिर कह रहे हैं कॉलेज की तालीम मुकम्मल करने के बाद साहा कलकत्ता यूनिवर्सिटी के साइंस कॉलेज में फिजिक्स के लेक्चरर हुए। यानी कौन से कॉलेज में बेटा? साइंस कॉलेज में। किसके लेक्चरर हुए? फिजिक्स के। यहाँ उन्होंने फिजिक्स के मौजूआत पर, यानी टॉप सब्जेक्ट पर, मौजू पर बहुत सी किताबें पढ़ी और उन्हें अच्छी तरह पढ़ाया भी। पढ़ाने के लिए अपने लेक्चर नोट्स तैयार करते हुए उनके सामने एस्ट्रोफिजिक्स का एक मसला आया। इस मसले को हल करने की वजह से वो दुनिया भर में मशहूर हो गए। एस्ट्रोफिजिक्स सितारों की नौइयत, उनकी गर्मी, उनकी अंदरूनी बनावट और किन किन चीज़ों से मिलकर वो बने हैं वगैरह का मुताला करती है। साहा की उम्र उस वक्त मुश्किल से 25 साल थी। साइंसी दुनिया ने उनके काम को बहुत सराहा। ओके बेटा, अब आती है बारी आपका ये देखा जाएगा कि आपने ये जो अनसीन पैसेज, जो इख्तिबास पढ़ा, कितना समझ में आया आपको। ठीक है, पहला सवाल क्या पूछा कि साहा कहाँ पैदा हुए थे? कहाँ पैदा हुए थे? बिल्कुल सिंपल सा है बेटा, ऊपर ही सबसे पहले ये देखिए कहाँ पैदा हुए थे बेटा, ये यहाँ पे सियोरा ताली जिला ढाका में पैदा हुए थे, है ना। आपके सामने ये बिल्कुल आंसर ना, बस आपको रीड करना, फटाफट आंसर करना है। नेक्स्ट है, साहा किस कॉलेज में लेक्चरर थे? तो सबसे पहले मैंने कई बार बोला था ना, साइंस कॉलेज में, है ना। कहाँ थे? साइंस कॉलेज में। ये देखिए यहाँ पर है, ये साइंस के कॉलेज में वो क्या थे? लेक्चरर थे। किसके थे? फिजिक्स के थे। ये भी हम सभी ने पढ़ा था। साहा किस मजमून के लेक्चरर थे बेटा? तो आप सभी ने भी पढ़ा था, फिजिक्स के थे। साहा कब पैदा हुए थे? तो बेटा 1893 में, यानी 6 अक्टूबर 1893 में पैदा हुए थे, है ना। नोटिस तैयार करते हुए किसका
मसला साहा के सामने आया था। किसका आया था बेटा? एस्ट्रोफिजिक्स का, एस्ट्रोफिजिक्स का, है ना। ढाका किस मुल्क का शहर है? आप सभी ने पढ़ा था बांग्लादेश का, बहुत अच्छे से ध्यान से पढ़ा था। कहाँ का था बेटा? बांग्लादेश का। ओके, चलते हैं। बहुत आसानी से आप सभी इसे कर रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अब हम चलते हैं बेटा शेरी इख्तिबास, यानी अब एक नज्म होगी, उसको आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे अच्छे से, फिर उससे रिलेट जो क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा आप सभी उसका आंसर बहुत अच्छे से करेंगे। ओके, तो बेटा ये हम नज्म को बहुत अच्छे से पहले ध्यान से समझ के अच्छे से पढ़ेंगे, तभी हम इसका क्वेश्चन सॉल्व कर पाएंगे। ओके, क्या है बेटा यहाँ पे कि अब मुझे फिक्र इम्तिहान की है, पढ़ रहा हूँ किताब मेहनत से। जाहिर सी बात है, जैसे आप सबका एग्जाम चल रहा है तो आप सभी बहुत मेहनत से पढ़ाई कर रहे हैं। शान की फिक्र है ना आन की, अब मुझे फिक्र है इम्तिहान की, पढ़ रहा हूँ किताब मेहनत से, होऊंगा मैं कामयाब मेहनत से। यानी कि जैसे आप सभी भी जानते हैं कि जब हम अच्छे से तैयारी करेंगे, पढ़ाई करेंगे, बुक्स को अच्छे से रीड करेंगे, समझ के पढ़ के, तभी तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से नंबर गेन करेंगे और इम्तिहान में कामयाब भी होंगे, है ना। फर्स्ट आना मुझको अब की बार, कुछ दिखाना है मुझको अब की बार, अपनी मेहनत की लाज रखनी है, कल की बुनियाद आज रखनी है। फौरी कर लूँगा मैं अगर मेहनत, इम्तिहान से ना होगी कुछ भी वहशत। कितनी अच्छी बात कही है कि अगर हमने मेहनत कर ली, खूब अच्छे से तैयारी कर ली, तो कोई भी हमें नहीं रोक सकता कामयाबी हासिल करने से। ओके, तो पहला सवाल क्या है बेटा कि शायर ने साल भर किसकी तैयारी की? तो किसकी की? शादी की, इम्तिहान की या खेल की? तो बिल्कुल समझ में आ जा रहा है बेटा, बच्चा किसकी तैयारी कर रहा था? इम्तिहान की। वो चाह रहा था कि अब सारे काम छोड़कर सिर्फ और मुझे पढ़ाई करनी है ताकि मैं इम्तिहान में कामयाब हो जाऊं। शायर को किसकी फिक्र है? आन की, शान की, इम्तिहान की या दौलत की? किसकी फिक्र है? इम्तिहान की फिक्र है, जैसा कि आप सबको है इस वक्त। शायर मेहनत से क्या पढ़ रहा है? किताब, अखबार, पोस्टर, रिसाला। जब आप एग्जाम में, शायर मेहनत से क्या पढ़ रहा है? किताब पढ़ रहा है ना। किस लिए पढ़ रहा है? इम्तिहान में कामयाब होने के लिए। ओके, आई होप आप सबको अच्छे से सब कुछ समझ में आ रहा हो। होऊंगा मैं क्या? कामयाब। होऊंगा मैं, यहाँ पे क्या होगा बेटा? कामयाब। ये फिलअप्स था, वहाँ पे ध्यान से देख लीजिएगा। जब भी कोई फिल इन द ब्लैंक्स यानी खाली जगह भरने को आए तो लाइन पर लाइन ध्यान से पढ़िएगा, वहाँ से आप आसानी से कर सकते हैं। ओके, शायर किसकी लाज रखना चाहता है? किसकी लाज रखना चाहता है? दौलत, शोहरत, मेहनत या गुर्बत? जब आप मेहनत करोगे तभी तो कामयाबी मिलेगी, तो शायर अपनी मेहनत की लाज रखना चाहता है। ओके, फिर कह रहा है शायर अगर फौरी मेहनत करेगा तो किससे वहशत नहीं होगी? यानी शायर अगर इम्तिहान, कह रहे शायर अगर फौरी मेहनत करे किससे वहशत नहीं होगी? इम्तिहान से। वही बच्चा बहुत डरता है जो मन लगा के पढ़ाई नहीं करता। अक्सर करके एग्ज़ाम की डेट बिल्कुल करीब आ जाती है और कोई तैयारी नहीं रहता, ऐसे में बच्चे के ऊपर एक वहशत तारी हो जाती है, एक डर सा लग जाता है उसे कि अरे मैंने तो कुछ पढ़ा ही नहीं, मेरा एग्ज़ाम कैसे होगा। लेकिन अगर आपने अच्छे से पढ़ाई की है, सोच समझ के, लिख के, पढ़ के, खूब अच्छे से अपनी तैयारी करी है, तो बेटा आपको कोई नहीं रोक सकता। ओके, उम्मीद करती हूँ कि ये वाला सेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब हम सभी चलते हैं सेक्शन बी यानी हिस्से बे की तरफ, जिसमें से बेटा 13 क्वेश्चन दिए हुए हैं, लेकिन आपको करना कितना है? सिर्फ 10 करने हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। किसी शख्स, जगह या चीज़ या कैफियत के नाम को हम क्या कहते हैं? हमने बहुत अच्छे से इसको पढ़ा था, इस्म, नाउन, संज्ञा। क्या कहते हैं? किसी शख्स, जगह या चीज़ या कैफियत के नाम को हम क्या कहते हैं? इस्म कहते हैं। शाहिद अपने दोस्त के साथ ताजमहल देखने आगरा गया। इस जुमले में कौन सा लफ्ज इसमें नकरा यानी इसमें आम है, कॉमन नाउन है? कौन सा है बेटा? दोस्त है। हामिद भी देखो इसमें आम नहीं है, इसमें ख़ास है, आगरा भी ख़ास है, ताजमहल भी ख़ास है, क्योंकि ये नाम है, स्पेशल नेम है। तो दोस्त क्या है? इसका कोई नाम है, दोस्त है, तो ये क्या हो गया? इसमें आम हो गया। ओके, नेक्स्ट चलते हैं। जो लफ्ज़ इस्म की जगह इस्तेमाल होता है उसे क्या कहते हैं? ज़मीर कहते हैं यानी प्रोनाउन, सर्वनाम कहते हैं।
है ना, ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था बेटा। यही सारी चीज़ें हमारे एग्ज़ाम में पूछी जाएंगी और हम सभी ये प्रैक्टिस पेपर सॉल्व करके अच्छे से अच्छा नंबर हम हासिल कर सकते हैं। ओके, हिंदू मुसलमान नज्म के शायर कौन है? तो सूरज नारायण मेहर है हिंदू मुसलमान। सबसे पहला सबक हमारा नज्म क्या है? हिंदू और मुसलमान, जिसको लिखा है सूरज नारायण। सॉरी बेटा, यहाँ पे मैं गलत बोल गई। तिलोक चंद महरूम ने लिखा है। हिंदू मुसलमान नज्म को किसने लिखा है? तिलोक चंद महरूम ने। यहाँ पे आप एक सवाल भी उल्टा कर सकते हैं कि तिलोक चंद महरूम ने आपके निसाब में कौन सी नज्म लिखी है? तो कौन सी लिखी है बेटा? हिंदू और मुसलमान। ओके, उम्मीद करती हूँ कि समझ में आ गया होगा आप सबको। खता लफ्ज का क्या मतलब है? तो खता मतलब होता है गलती। क्या होता है? गलती। ओके, नुकसान का मुताजाद फिर से बता दूं, हिंदी में आपने विलोम शब्द पढ़ा होगा, इंग्लिश में आपने एंटोनिम यानी अपोजिट वर्ड पढ़ा होगा, वैसे ही उर्दू में बेटा मुताजाद होता है। मुताजाद मतलब जस्ट उल्टा। नुकसान का क्या होगा? नफा होगा। नुकसान का क्या होता है? नफा यानी फायदा। अहकाम का वाहिद यानी सिंगुलर है और अहकाम क्या है? जमा है। तो हमें इसका वाहिद बताना है, तो उसका क्या होगा बेटा? हुक्म होगा। ओके, नेक्स्ट है आपका, दिल्ली के आखिरी दास्तान गो कौन थे? दिल्ली के आखिरी दास्तान गो कौन थे बेटा? तो मीर बाकर अली दहलवी थे। कौन थे? मीर बाकर अली दहलवी थे। ये जब हमने कौन सी कहानी पढ़ी थी? मीर बाकर अली दहलवी की बहादुर शाह का हाथी। ओके, तो उसके पहले जितने भी राइटर्स, जितने भी मुसन्निफ होते हैं बेटा, उनकी ज़िंदगी के बारे में, उनकी हालात ज़िंदगी के बारे में छोटा सा बयान होता है, तो आप उसे ज़रूर पढ़ना। कौन सा शायर, कौन सा मुसन्निफ कब कहाँ पैदा हुआ, ठीक है, ये चीज़ों पे बहुत ज़्यादा फोकस करना। ओके, जैसे मुंशी प्रेमचंद का अगर पूछ ले कि मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम क्या है? धनपत राय था। वो कहाँ पैदा हुए? बनारस में पैदा हुए। कब पैदा हुए? 1880 में पैदा हुए थे, यानी 1880 में बनारस लम्ही गांव में पैदा हुए थे। इस तरीके से जो छोटे छोटे क्वेश्चन बनेंगे उसको ज़रूर से ज़रूर आप अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, डॉक्टर जाकिर हुसैन कहाँ पैदा हुए? तो बेटा ये हैदराबाद में पैदा हुए थे। डॉक्टर जाकिर हुसैन हैदराबाद में पैदा हुए थे। जज्बात का वाहिद क्या होता है? जज्बात क्या है बेटा? जमा है। इसका वाहिद बताना है आपको। तो जज्बात जज्बा है ना। मुशाहिदा क्या है? वाहिद है। मुशाहिदात होगा, इसकी जमा क्या होगी? मुशाहिदात। मुखालिफ का मुतजाद क्या होगा? मुवाफिक। मुखालिफ यानी अगेंस्ट, तो जस्ट मुखालिफ का मुतजाद यानी उलट, अपोजिट, विलोम क्या होगा? मुतजाद, मुवाफिक। ओके, उम्मीद करती हूँ बच्चे कि बहुत अच्छे से आप सबको सब कुछ समझ में आ रहा हो। किसी खास शख्स, खास जगह और खास चीज के नाम को हम क्या कहते हैं बेटा? इसमें नकरा कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं? सॉरी, इसमें मारिफा कहते हैं। जो खास होता है, स्पेशल होता है, जो किसी चीज़ खास नाम हो जिसका, उसको मारिफा कहते हैं। ओके, आगे चलते हैं। अब आ रहा है बेटा 26 पर। 26 में से 25 क्वेश्चंस हैं, जिसमें से आपको सिर्फ 20 क्वेश्चंस सॉल्व करने हैं। कामरानी से क्या मुराद है? तो कामरानी मतलब कामयाबी। ओके, चिड़िया ने कहाँ अंडे दिए थे? तो हम सभी ने केशु और श्यामा वाला चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो चिड़िया ने अंडे कहाँ दिए थे? कांच पे दिए थे, है ना। ओके, सभी ने देखा था और कैसे अंडे टूट भी गए थे। कह रहे आहो फोगा करने का क्या मतलब है? आहो फोगा का मतलब होता है बेटा रोना पीटना, यानी आहो फोगा करना, रोना पीटना, अपने दुख का इजहार करना, अपने दर्द का इजहार करना। तो इसका यहाँ पे ये होगा। ओके, आहो फोगा का मतलब। एक देहाती लड़की का गीत नज्म में कहाँ की लड़की का जिक्र है? गांव की लड़की का। अख्तर शेरानी ने बहुत प्यारी सी नज्म लिखी है जिसमें गांव की लड़की होती है और वो ससुराल में और उसे अपने मायके की बहुत ज़्यादा याद आ रही है। तो वो लड़की कहाँ पर है बेटा? गांव में है ना। हमने ये नज्म भी बहुत अच्छे से पढ़ी थी। सफ़ेद शेर कहाँ पाया जाता है? तो रेवा के जंगल में पाया जाता है। सफ़ेद शेर कहाँ पाया जाता है बेटा? रेवा के जंगल में पाया जाता है। ओके, किसी से कुछ कहने से पहले
किसको तोलना चाहिए? किसी से कुछ कहने से पहले किसको तौलना चाहिए? तो बेटा हमारे जो लफ्ज़ होते हैं, जो हमारे बातचीत करने का अंदाज़ होता है, जब हम कोई वर्ड, कोई शब्द, कोई लफ्ज़ बोलते हैं तो उस पर हमें बहुत फोकस करना चाहिए कि हम किसके सामने या किसके सामने हम क्या बोलने जा रहे हैं। तो हमें इतना होना चाहिए, इतना एहतराम होना चाहिए कि हम जिसके सामने बोले अदब भरे अल्फाज का इस्तेमाल करें। ओके, शायर ने, ओके आगे चलते हैं बेटा, यहाँ से थोड़ा स्किप हो गया है, आप सभी ध्यान देंगे। हाँ ये आ गया यहाँ पे, सॉरी थोड़ा सा स्किप हो गया था बेटा। किसी से कुछ कहने से पहले किसको तौलना चाहिए? तो लफ्ज़ों को तौलना चाहिए। नेक्स्ट है 32 क्वेश्चन नंबर, शायर ने किस तरह का काम करने से मना किया है? किस चीज़ का? सूरज नारायण मेहर ने क्या, कौन सी नज़्म हम लोगों ने पढ़ी थी? अरे प्यारे लड़कों बहादुर बनो तुम। तो बुरा काम करने को उन्होंने मना किया था। सभी ने बहुत प्यारी सी ये नज़्म पढ़ी थी, बहुत प्यारी नज़्म थी, मेरी फेवरेट नज़्म है ये। पांडा के जिस्म के घने बाल उसे किससे बचाते हैं? बेटा एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी एनिमल्स होते हैं, अगर कोई भी ऐसा जानवर जिसके जिस्म पर बहुत लंबे लंबे घने बाल हो तो ये समझ जाना कि ये ठंडे मुल्क का रहने वाला जानवर है। तो पांडा के जिस्म पे घने बाल उसे किससे बचाते हैं? तो सर्दी से बचाते हैं। जाहिर सी बात है, जिनके घने बाल होंगे वो ठंड से बचेंगे। डाकुओं से दुकानदार की जान किसने बचाई थी? तो बेटा घोड़े ने बचाई थी। अपने मालिक की जान घोड़े ने बचाई थी, है ना। आगे चलते हैं, अख्तर शेरानी कहाँ पैदा हुए थे? तो अख्तर शेरानी टूनक यानी राजस्थान में पैदा हुए थे, जिन्होंने एक बहुत प्यारी सी नज्म लिखी है, एक देहाती लड़की का गीत। ये सभी चीज़ें बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। बहादुर बनो नज्म के शायर कौन है? तो बहादुर बनो नज्म के शायर हैं सूरज नारायण मेहर, जो कि हम सब की फेवरेट नज्म थी और हम सभी ने क्लास में से बहुत अच्छे से पढ़ा था और सभी बच्चे बहुत खुश हुए थे और यहाँ तक भी वादा किया था कि हम सभी अब अच्छा काम करेंगे। 37 पर है कि है यहाँ डैश डैश का सेहरा उसके सर। किसकी? इज्जत का सेहरा। क्या कह रहे हैं यहाँ? इज्जत के सेहरा उसके सर। यानी इस लाइन में क्या कहना चाह रहे हैं कि जब कोई किसी का फ़ायदा करता है, किसी का मुनाफा करता है, तो उसी के सर उसका इज्जत का सेहरा पड़ता है। ओके, कह रहे किसने अपाहिज और अंधा समझकर घोड़े को अस्तबल से निकाल दिया था? तो बेटा साइस ने निकाला था। साइस यानी जो घोड़े की देखभाल करता था। ठीक है, आगे चलते हैं कि मैदानी जंगल कहाँ से शुरू होते हैं? तो मैदानी जंगल हिमालय के दामन से शुरू होते हैं, ना कि दिल्ली से, रेगिस्तान से, ना कि गाजियाबाद से। ओके, इतना इजी ऑप्शन था, है ना। 40 क्वेश्चन क्या है कि दुनिया में इज्जत का सेहरा किसके सर बनता है? बिल्कुल अभी ऊपर जस्ट क्वेश्चन पूछा गया था। जो लोगों को नुकसान पहुंचाता है, जो सिर्फ खेलता है, जिससे बेशतर को फ़ायदा पहुंचता है, जो वर्जिश करता है। तो बेटा दुनिया में इज्जत के सेहरा सिर्फ उसी के सर बनता है जो किसी दूसरे को फ़ायदा पहुंचाता है। ओके, एक पौधा और एक घास, एक पौधा और एक घास किस तरह की नज्म है? तो बेटा हम सभी ने पढ़ा था, ये एक ड्रामाई नज्म थी। ये पौधे और घास में बहस होती है और बहुत ही खूबसूरत बहस होती है कि कौन छोटा है, कौन बड़ा है, कौन ज़्यादा दूसरों को फ़ायदा देता है, कौन नुकसान देता है। तो एक छोटी घास और एक पौधे में बहुत प्यारी सी मुबाहिसा यानी एक तकरार होती है, बहस होती है, जो एक ड्रामाई शक्ल में पेश की गई है। आगे चलते हैं बेटा। बांसुरी की आवाज़ सुनते ही सारे चूहे क्या करने लगते हैं? बांसुरी वाले के पीछे चलने लगते हैं, क्योंकि वो बिल्कुल बांसुरी की आवाज़ में बिल्कुल गुम से हो जाते हैं। खुदा की सारी मखलूक किस तरह से तरोताज़ा और निहाल हो जाती है? तो बेटा ना कि हीरे से, ना ही बर्फ से, ना ही रोशनी से, बल्कि किससे हो जाती है? ओस से हो जाती है। ये भी हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था।
मुज़िर के मानी क्या है? तो बेटा मुज़िर के मानी है नुकसानदेह। क्या होते हैं बेटा? नुकसानदेह। ये स्किप हो जा रहा है बार बार, ठीक है, बट अभी हम ले लेंगे, ये आ गया। यहाँ पे कह रहे हैं मुज़िर का क्या मतलब होता है? तो मुज़िर का मतलब होता है बेटा नुकसानदेह होता है, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आता है हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा हमारा बेटा क्वेश्चन नंबर है 45। कंगारू के पेट पर क्या बनी रहती है? आप सभी ने कंगारू डिस्कवरी चैनल पे देखा होगा। कंगारू बहुत फुर्तीला सा जानवर होता है और उसके पेट पे एक थैली बनी होती है जिसमें वो अपने छोटे से बच्चे को रखता है और बहुत तेज़ी के साथ दौड़ता भी है। और कंगारू को ये भी पता है कि कंगारू को खाने में गेहूँ बहुत पसंद है, हरी पत्तीदार सब्जियां बहुत पसंद है ना। ये सारी चीज़ें पूछी जा सकती हैं, तो ध्यान रखना आप सभी। चिंपैंजी की शक्ल किससे मिलती है? तो बेटा चिंपैंजी यानी गौरिल्ला जिसको बोलते हैं, गौरिल्ला आप लोगों ने देखा होगा, जू में भी देखा होगा और मूवीज़ भी बहुत सारी चिंपैंजी के ऊपर हैं। तो बंदर से मिलती है। चिंपैंजी की शक्ल किससे मिलती है? बंदर से मिलती है। ओके, आगे चलते हैं बेटा। हाँ, अब आता है क्वेश्चन नंबर 47। आंखों से ओझल होना, ये एक मुहावरा है। इसका मतलब आपको बताना। आंखों से ओझल होना, नज़र से दूर होना, आंखों में समाना, बहुत प्यारा होना, नज़ारा करना। तो बेटा इसका मतलब होगा नज़र से दूर होना। आंखों से ओझल होना यानी गायब हो जाना। 48 क्वेश्चन है, लाहौरी दरवाज़ा किसने तुड़वाया था? तो बहादुर शाह ने तुड़वाया था। लाहौरी दरवाज़ा किस लिए तुड़वाया था? क्योंकि जो हाथी था, मौला बख्श हाथी, वो बहुत ऊंचा था। उसकी ऊंचाई की वजह से उस दरवाजे से वो गुजर नहीं पाता था, तो बहादुर शाह ने उस दरवाजे को तुड़वा करके बहुत बड़ा सा दरवाज़ा बना, जिससे बहादुर मौला बख्श बहुत आसानी के साथ निकल जाता था। ओके, आगे चलते हैं। 48 बेटा, अब आ रहा है 49 क्वेश्चन। क्या है? मौला बख्श किसका नाम था? तो आप सभी ने पढ़ा, मौला बख्श हाथी का नाम था। किसका नाम था? हाथी का नाम था। अब हम चलते हैं 50 क्वेश्चंस पे। 50 क्वेश्चन का मतलब क्या है? सूद व ज़या। सूद व ज़या का क्या मतलब होता है? फ़ायदा और नुकसान होता है। तो बेटा उम्मीद करती हूँ कि आप सबको ये प्रैक्टिस पेपर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो और आप सभी ने इसको अच्छे से देखा, समझा, और उम्मीद करूँगी कि बेटा आप सभी बहुत अच्छे से पेपर हल करेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। ओके बेटा, बाय, बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट।